वेलकम टू अनक्रैम। क्या हाल चाल आप लोगों के। आज हमारी इकोनॉमिक्स की ना नेक्स्ट क्लास ऐसे, और हम लोगों ने ऑलरेडी हमारी 2 क्लासेस के अंदर भैया ये वाला पेज ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है 100%। एंड आज का हमारा जो टारगेट होने वाला है वो है हमारा थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन का नेक्स्ट पन्ना, नेक्स्ट पेज। इसके अंदर टोटल तुम्हारे 1 2 3 ये 3 कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं जो हम आज में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे पूरी डिटेल में। तो जो पहले वाली हमारी क्लास थी वो क्लासेस ऑलरेडी डन हो चुकी हैं दोनों की दोनों, और ये पेज आपका उसमें डन था। अगर ये नहीं लगा रखा तो पहले ये लगा लेना, तभी तुम्हें ये थर्ड लेक्चर समझ आएगा नालायकों, क्योंकि थोड़ी थोड़ी लिंकिंग रहेगी पीछे से। सो हियर वी गो। तो देख भाई, आज का जो पहला टॉपिक है ना बहुत ही ज्यादा आसान। देख, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। 1 मिनट सुनो, सुनो 1 मिनट प्यार से। एक चीज का पहले जवाब दो। कैपिटल वेल्थ का वो हिस्सा है जो रुका हुआ नहीं है, जिसको हमने, अरे बोलो ना, जिसको हमने धंधे में इन्वेस्ट किया, जिससे हम और पैसा कमाएंगे, जिससे हम और वेल्थ क्रिएट करेंगे। तो कैपिटल रुकी हुई वेल्थ नहीं है, कैपिटल है वेल्थ का वो हिस्सा जो फर्दर कैपिटल, फर्दर वेल्थ प्रोड्यूस करने के लिए, फर्दर वेल्थ बनाने के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं। यही सीखा था ना हमने। ये देखो, जल्दी से देखो, ये रहा। कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ वेल्थ जो यूज किया जाएगा फर्दर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ के लिए। तो अब इधर सुनो, ये टॉपिक का नाम देखो एक बार के लिए। नेम इज कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। भैया इकॉनमी में, देश में आपको नहीं लगता क्या कैपिटल का फॉर्म होना, कैपिटल फॉर्मेशन होना, कैपिटल का और बनना जरूरी है, और देश की तरक्की के लिए चाहिए ये चीज। बताओ ना, आपको नहीं लगता क्या? अगर हम सब लोग पैसे को कमा कमा के घर पे बोरियां भर के रख लें, पैसे को कमा कमा के हम घर पे गुल्लक भर के रख लें, तो क्या उससे देश की तरक्की होगी? अरे बोलो ना, क्या उससे देश की तरक्की होगी? सर नहीं, हमें वो पैसा, भैया हमें वो पैसा धंधे में लगाना पड़ेगा, जिससे मशीन में लगाएंगे, बिजनेस में लगाएंगे, कहीं इन्वेस्ट करेंगे, जिससे नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, जिससे और नए 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 रास्ते खुलेंगे देश के लिए। तो भाई बात सुनो ना, है कुछ भी नहीं है। दे आर सेइंग कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। भाई ट्राई टू अंडरस्टैंड। कैपिटल फॉर्म करनी है देश के लिए, वो देश की डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है? हाँ सर बिल्कुल जरूरी है। तो कैपिटल फॉर्मेशन कोई चांद तारों की बात थोड़ी चल रही है। कैपिटल फॉर्मेशन भाई घरेलू कॉन्सेप्ट है। आप लोग अपने 10 रुपए को 20 करते हो, 20 को 40 करते हो, 40 को 80 करते हो। आप अपना पैसा मल्टीप्लाई करते हो ना, वो आप क्या कर रहे हो भाई? वो आप कैपिटल फॉर्म कर रहे हो। कैसे करते हो वो कैपिटल फॉर्म? सर बहुत ही सिंपल। सर जैसे ना मैं अपने बिजनेस में कभी इन्वेस्ट करूं, तो फिर ना मैं अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा सर थोड़े से पैसे, तेरे पास वो इन्वेस्टमेंट के पैसे कहाँ से आए? सर मैंने थोड़ी सेविंग करके रखी थी, अपने जो मैंने पहले कमाए थे उसमें से सेविंग करके रखी, उसको फिर मैंने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया सर, फिर उससे मेरे पास और पैसे आए, फिर और इन्वेस्ट किया, ऐसे बिजनेस बड़ा हो जाता है। यही आंसर है तुम्हारे इस टॉपिक का, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। पहले इस कॉन्सेप्ट को अंदर तक जाने दो, गहराइयों में उतरने दो। जितनी कोशिश मैं कर रहा हूं, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं, तुम भी करो। उतने शिद्दत से समझने की कोशिश करो, तुम्हारे रगों में बैठ जाएगा ये कॉन्सेप्ट। ज्यादा हो गया ना थोड़ा, सॉरी। चलो इधर आओ। कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इधर देखिएगा। मीन्स सस्टेनेबल इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ रियल कैपिटल है। स्टॉक ऑफ रियल कैपिटल में सस्टेनेबल इंक्रीज, ये कैसे सर रियल कैपिटल आपने हमें कल पढ़ाया था, हैं? रियल कैपिटल। ओ प्लांट, बिल्डिंग, फिजिकल गुड्स में अगर रियल में इंक्रीज हो। अच्छा सर क्या बोला आपने? सस्टेनेबल इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ रियल कैपिटल।
हमारी गुड्स में, हमारे प्लांट में, हमारी मशीनरी में, हमारी बिल्डिंग में अगर रियल में इंक्रीज हो तो कैपिटल फॉर्मेशन है। फिर से पढ़ते हैं सर। ये मेरे घर पे नहीं भैया, इन अ कंट्री, अगर देश में डेवलपमेंट हो, कैपिटल फॉर्मेशन एक निशानी है देश की डेवलपमेंट की। अगर हमारे देश में नई बिल्डिंग बनेगी, नई मशीन आएगी, हमारे देश में नई डेवलपमेंट होगी, तो हमारा देश कैपिटल फॉर्म कर रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ मोर कैपिटल गुड्स लाइक मशीन, टूल्स, फैक्ट्रीज, इलेक्ट्रिसिटी। सर इससे क्या होगा? इससे देश में नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, नए बिजनेस खुलेंगे, नई अपॉर्चुनिटी आने से नई नई जॉब्स लगती हैं, कारोबार मिलता है लोगों को, काम मिलता है लोगों को। तो कैपिटल फॉर्मेशन का जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल सर। हमें अपने देश में, देश के लिए किया जा रहा है, ये आज की क्लास देश के नाम। ओके सर। विच आर यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, इनसे और गुड्स बनाएंगे और काम जनरेट करेंगे। कैपिटल फॉर्मेशन इज ऑल्सो नोन एज इन्वेस्टमेंट, 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 इन्वेस्टमेंट। सर कैपिटल फॉर्मेशन हम कंट्री के लिए करनी है सर, फिर हम अपने अपने लेवल पर देश के लिए कैपिटल कैसे फॉर्म करें सर? देखो, इधर देखो, दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन फॉर अ कंट्री। देश में अगर कैपिटल गुड्स इंक्रीज होंगी, देश में अगर वो गुड्स इंक्रीज होंगी, देश में अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, जिससे धंधा ग्रो करे, जिससे बिजनेस ग्रो करे, जिससे इन्वेस्टमेंट ग्रो करे, जिससे मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग ग्रो करे, देश के पास इन चीजों की अगर और क्वांटिटी आए, जिससे देश के अंदर और इंडस्ट्री ग्रो करे, तो उसको बोल रही हो कैपिटल फॉर्मेशन। तो देखिएगा इधर, स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, ये बहुत आसान है, मैं आपको इसको समझाना चाहूंगा। सर आप इसको लिखकर फोटो बना के समझाना। ओके, बताओ ये कौन है? बताओ ना ये कौन है? ये हो आप लोग। सर ये कौन है? ये हूं मैं। हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन में अभी हिस्सा डालने वाले हैं। आप मेरे साथ चलो। अरे बताओ ना भाई, कैपिटल फॉर्मेशन में हम हिस्सा डालेंगे ना? अरे हाँ जी सर बिल्कुल डालेंगे, आओ फिर साथ में। सर ये हम लोग हैं। सर ये हम लोग हैं। हाँ बिल्कुल हम लोग हैं। हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा पैसा, थोड़ा थोड़ा पैसा, थोड़ा थोड़ा पैसा, थोड़ा थोड़ा पैसा सेव किया। सर क्या किया? सर सेविंग, हमने थोड़ा थोड़ा पैसा सेव किया। सर सेव किया। सर सेव करने से कैपिटल फॉर्म कैसे होगी? अरे सुन तो ले भाई, सुन तो ले, 2 मिनट तो रुक जा। हमने थोड़ा पैसा सेव किया, सेव करने के बाद इस पैसे को घर पे मिट्टी के गुल्लक में रखोगे क्या? अरे बोलो ना नहीं सर नहीं। इसको क्या मिट्टी की मटकी में रखोगे पैसे को डाल के? बोलो ना सर नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे सर। देखो कितनी मेहनत लगती है, गला रुकने लग जाता है, और तुम नालायक होके पढ़ते ही नहीं हो। सर हम अच्छे से पढ़ेंगे, आप पढ़ाओ सर। ओके, हमने घर पे सेविंग की, हमने उस सेविंग को क्या मिट्टी के गुल्लक में रखना है? अरे बोलो ना नहीं रखना यार। भाई क्यों रखेंगे मिट्टी के गुल्लक में? दिमाग खराब है क्या हमारा? हमने उसको सर बैंक में डिपॉजिट करेंगे। सर हम उस पैसे को बैंक में डिपॉजिट करेंगे। सर हम इस पैसे को बैंक में डिपॉजिट करेंगे। सर क्योंकि बैंक हमें उस पर इंटरेस्ट देगा, तो हम पैसे को फ्री नहीं रखेंगे, हम उस पर थोड़ा इंटरेस्ट कमाएंगे, थोड़ा मजा आएगा सर। अब जब ये पैसा सर हमने तो पैसे को बैंक में एफडी करवा दी सर। आपने तो बोला था मशीन खरीदनी है सर। सुन तो सही, हमने इस पैसे को सेव किया, हमने इस पैसे को बैंक में एफडी करवाई, इसको सेव कर दिया। अब बैंक वाला इस पैसे को देगा टाटा अंकल को, रतन टाटा जी को। ये पैसा मिलेगा हमारे मोटा भाई को। मोटा भाई कौन है सर? मोटा भाई हैं अंबानी भैया, उनको ये पैसा मिलेगा। सर ये पैसा मिलेगा उन लोगों को जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो रिस्क लेना चाहते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस खोलना चाहते हैं, जो एंटरप्राइजेस खोलना चाहते हैं। ये पैसा मिलेगा उन सब लोगों को जो लोग रिस्क लेकर कुछ बड़ा करना चाहते हैं,
जो मशीन खरीदना चाहते हैं, जो बिल्डिंग खरीदना चाहते हैं, जो धंधा करना चाहते हैं। सर फिर अगर हम बैंक को पैसा ना दें और खुद ही अपने धंधे में लगा दें तो नालायक यही तो बोला था शुरू में कि अगर हम खुद के पैसा कमा कमा खुद धंधे में लगाएं तो वो भी कैपिटल फॉर्मेशन है, वो भी कैपिटल फॉर्मेशन है। तो इधर देखिएगा, कैपिटल फॉर्मेशन डजंट मीन पैसा पैसा, ना 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 ना। कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स देश के लिए हम लोग देश के लिए क्या करेंगे, देश के लिए कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स हम देश के लिए मशीन्स, टूल्स, फैक्ट्रीज, इलेक्ट्रिसिटी, इन चीजों को फर्दर प्रोड्यूस करेंगे, कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, रियल कैपिटल को इंक्रीज करेंगे, जिससे और प्रोडक्शन की जा सके, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, जिससे अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो। वो है देश की तरक्की। समझ रहे हो आप? इधर देखिएगा। सर हम ठीक है सर हमने सेविंग कर ली सर, फिर हमने इसको बैंक में लगाया सर अब क्या होगा? अब होगा वही जो होना चाहिए। सबसे पहले आपने सेविंग की, आपने उस सेविंग को, ये देखिए, आपने सबसे पहले की सेविंग, आपने उस सेविंग को क्या किया? सर बैंक में एफडी कराई सर, हमने उसको बैंक में एफडी कराई। फिर देखिएगा, बैंक उस पैसे को दूसरे नंबर पर बांट देगा। चलो, बैंक ने इस पैसे को बिखेर दिया, बांट दिया उन लोगों को जो रिस्क लेकर धंधा करना चाह रहे थे। तो सर मैंने कहा हाँ। और सर मैंने कहा हाँ। सर बैंक ने जब ये पैसा और लोगों को बांट दिया तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये पैसा अब इन लोगों तक पहुंच चुका है। सर अब ये इस पैसे को लगाएंगे धंधे में, अब ये लोग इस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। तो सर जी ये तो बहुत ही आसान है, सबसे पहले सेव करेंगे, ओके, फिर बैंक वाला इस पैसे को आगे बांट देगा। सर इसकी इंग्लिश लिखवा दो, ओके। मोबिलाइजेशन मतलब बांट देना, किसको? पैसे को। ये देखिएगा, ये रही हेडिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। जो सेविंग्स है उनको एक जगह पे रोक के नहीं रखना, फिर तो वो कैसे पैसा कमा के लेकर आएंगी? घर से तो निकलना ही पड़ेगा दोस्त। तो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, काम तो करना ही पड़ेगा इस पैसे को। तो ये पैसा टाटा अंकल के पास गया, मोटा भाई जी के पास गया, बिजनेस करने वाले लोगों के पास गया, अडानी भैया के पास गया। तो वो लोग इस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे टू मेक मोर कैपिटल, टू मेक मोर बिल्डिंग, टू मेक मोर मशीन्स, टू बिल्ड अ न्यू इंडस्ट्री, टू बिल्ड अ न्यू फैक्ट्री। इसको बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन की प्रोसेस। क्योंकि यहां से अब एक नई अपॉर्चुनिटी आई, यहां से फिर से लोग पैसा कमाएंगे, लोगों के घर चलेंगे, लोगों को इनकम जाएगी, और फिर लोग उस इनकम में से फिर से करेंगे सेविंग, फिर से जाएगा बैंकों को, फिर से जाएगा इनको, ऐसे चक्कर घूमेगा, ऐसे टाइम। सर ये तो बहुत ही मजा आया। सर बस इतना ही होता है क्या? हाँ सर, इसे हमें लिखवा दो प्लीज। नहीं यार, मैं फिर से लिखूंगा समझाने के लिए, आपकी मर्जी लिखना ना लिखना। सबसे पहला स्टेप, जल्दी बोलो सर। पहला स्टेप, सर आपका एक ऐसे क्यों कर रहा है? मुझे भी नहीं पता। ओ ये क्या कर रहा है? एक I'm so sorry। ये पहला स्टेप। सर सबसे पहले सेव करेंगे सेविंग। सर इसके बाद इसको हम बैंक में रखेंगे सर, बैंक में ही सेव करेंगे सर, हम घर पे गुल्लक में नहीं रखेंगे सर, हम इसको बैंक में रखेंगे सर। सर फिर बैंक इस पैसे को बांट देगा, टंग। सर इसको बोलते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। सर इस पैसे को हमने बांट दिया। किसको बांटा? सर ये बांटा उन लोगों को जो लोग रिस्क लेकर धंधा करना चाहते हैं सर। मैंने कहा हाँ सर, ये पैसा फिर ये लोग इन्वेस्ट करेंगे। थर्ड स्टेप पर, सेकंड पर ये था सर, थर्ड पर ये है सर। सर फिर यहाँ से कैपिटल फॉर्म होती है। एंड थैंक यू सो मच, इट वॉज रियली ईजी टॉपिक। तुम्हें मजा आया होगा जी। सर एक चीज़ और समझा दो सर, सेविंग कैसे किया करें? बहुत ही सिंपल है यार, बहुत ज़्यादा सिंपल है। इधर देखो तो सही सर, दिखाओ, इधर देखो।
देखो, हमारी अगर इनकम इंक्रीज हो जाए, अरे बताओ ना, अगर तुम्हारी बबुआ इनकम इंक्रीज हो जाए, अगर तुम्हारी इनकम इंक्रीज हो जाए लल्ला, तो एक चीज बताओ, इनकम जब इंक्रीज होगी हमारी, तो उस इंक्रीज्ड इनकम को सारी को खा जाओगे क्या? अरे सारी जितनी इनकम इंक्रीज होगी उतनी डिमांड इंक्रीज कर दो, खा जाओ, सारा खा जाओ। भैया जब इनकम इंक्रीज होती है ना, तो वहां पर इधर देखो ना भाई, इनकम इंडिविजुअल की इंक्रीज हुई, हायर इनकम्स आर जनरली फॉलोड बाय हायर सेविंग्स। दिस इज बिकॉज विद इंक्रीज इन इनकम, जब इनकम बढ़ेगी तुम्हारी, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम्स डाउन एंड प्रोपेंसिटी टू सेव इंक्रीजेज। सर ये क्या लिख दिया, सर ये क्या लिख दिया? अरे रुक तो जा, शांति रख 2 मिनट, ये देख सर, ये समझा दो प्लीज समझा दो सर, आपका भला होगा। ओके रुको, ये टॉपिक समझते हैं, बताओ ये क्या लिखा भाई साहब ने? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है सर? प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है सर? मुझे नहीं पता सर, इसको देसी भाषा में कन्वर्ट करो आप। सेविंग करनी है ना, काके करनी है कि नहीं करनी है ये बता पहले। अगर तेरे पास इनकम आज आएगी, तो इनकम के बाद अपने को सेविंग करनी है, ठीक है सर, यही बात है, सेविंग करनी है। कम इनकम है तो कम सेविंग करेंगे, ज़्यादा इनकम है तो ज़्यादा सेविंग करेंगे। पर ये क्या लिख रखा है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, ये क्या होता है? मेरी बात समझ, कंज्यूम करने की क्षमता, देसी भाषा में कन्वर्ट कर, भाड़ में की इकोनॉमिक्स। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कंज्यूम करने की क्षमता, हम कितना कंज्यूम कर सकते हैं। एक चीज बता, अगर तेरी इनकम इंक्रीज हो गई तो पूरा दिन बैठ के रोटियां खाएगा क्या? पूरा दिन बैठ के खाते रहेगा? अरे नहीं, बता ना। अगर तेरी इनकम इंक्रीज हो गई तो ब्रांड पहनेगा, तेरी इनकम इंक्रीज हो गई तो थोड़ा सा खाना अच्छा खा लेगा, अगर तेरी इनकम इंक्रीज हो गई तो तू नमक जो है वो कंपनी का खा लेगा, लोकल नहीं खाएगा। पर इट डजंट मीन कि तेरी इनकम इंक्रीज होने से तू ज्यादा खाएगा। पहले मैं 4 रोटी खाता था, अब इनकम बढ़ गई, अब तो हम पूरा दिन खाते रहते हैं। ये थोड़ी होता है नालायक, ये थोड़ी होता है कि सर पहले तो मैं 1 निक्कर पहनता था, अब इनकम इंक्रीज होगी, अब तो मैं डबल प्रोटेक्शन में हूं, 2 निक्कर पहनता हूं नीचे से। क्या कर रहा है ये? और इस हिसाब से तो जिसकी कम हो वो पहनेगा ही नहीं। क्या क्या हरकतें कर रही भाई, क्या बोल रहे तू? सर पहले मेरी इनकम कम हुआ करती थी तो मैं 1 चश्मा लगाता था, अब इनकम ज्यादा होगी तो मैं 2 लगा लेता हूं। सर क्या कर रहे भाई? हाँ, इनकम इंक्रीज होने से खर्चा इंक्रीज होगा, वो लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा। तू पहले नॉन ब्रांड था, अब ब्रांडेड पहनेगा। पहले तू नॉर्मल खाना खा रहा था, अब थोड़ा महंगे भाव का खा लेगा। पर इट डजंट मीन कि अगर तेरी इनकम से फॉर एग्जांपल इस लेवल से एक बार, इस लेवल से एक बार आ जा सर, अगर तेरी इनकम ठीक, ये ठीक एसटी, अगर तेरी इनकम इस लेवल पर थी और वो इनकम इस लेवल पर चली गई, मान ले मेरे माथे तक चली गई, मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूँ, बिल्कुल वो तेरी इनकम यहां तक आ गई, दिख रहा है तुझे? वो माथे तक फील कर, यहां तक तेरी इनकम आ गई, और पहले तेरा खर्चा भी इतना ही था। तो अब क्या एक्सपेंस तू यहीं तक ले जाएगा क्या? जितना कमाया सारा खाना शुरू? अरे नहीं भाई, इनकम ऊपर गई है तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तेरी ऊपर तो जाएगी, पर प्रोपोर्शनेटली कम। जितनी इनकम ऊपर जाती है उससे खर्चा हम थोड़ा कम ऊपर करते हैं। इन द यू कैन से शुरुआती दिनों में हो सकता है थोड़ा खर्चा ज्यादा कर दो, ज्यादा एक बार इनकम का थोड़ा चाव होता है, पर लॉन्ग रन में ऐसा नहीं होगा कभी भी कि ऐसा तो नहीं कि मेरी 1 लाख रुपए इनकम इंक्रीज हो गई तब मैं लेके मम्मी चलो ऐसा करो, फिर अब तो 1 लाख की इनकम इंक्रीज होगी, 1 लाख खर्च कर दो। ये थोड़ी होता भाई। इनकम इंक्रीज होगी डेफिनेटली यस, तो उसके साथ खर्चा इंक्रीज होगा, बट प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हमारी कंज्यूम करने की जो क्षमता है वो एज कंपेयर टू इनकम इंक्रीज नहीं करती उतनी। बट हाँ, जब हमारी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होगी तो ऑटोमेटिक प्रोपेंसिटी टू सेव ज्यादा होगी, क्योंकि इंसान या तो खाएगा या बचाएगा। अरे बोलना, अगर तेरी खाने की क्षमता इंक्रीज हो गई तो तेरी बचाने की क्षमता, मैंने गलत बोल दिया, आई एम सो सॉरी, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं, फिर से सुनो। सर मैंने कहा हाँ सर आपने भी गलत बोला, हाँ आई एम सो सॉरी। अगर तेरी खाने की क्षमता कम हो गई तो तेरी बचाने की क्षमता ज्यादा हो जाएगी। भैया प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम
कम खाएगा तो ज़्यादा बचाएगा। वेरी सिंपल। नहीं ये बताओ, ये समझने वाली बातें हैं क्या कोई? कितनी आसान बातें हैं। तो भैया एबिलिटी टू सेव डिपेंड्स अपॉन द इनकम ऑफ इंडिविजुअल। एबिलिटी टू सेव, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारी कम्स डाउन एंड प्रोपेंसिटी टू सेव इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इनकम। वेरी सिंपल। सर फिर ये क्या लिखा, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग? सर हमने ना बैंकों को दे दी सेविंग करके, फिर क्या होगा? फिर ये होगा, इट इज नॉट इनफ दैट पीपल सेव मनी, ओनली सेविंग से कुछ नहीं होगा। वो पैसा बैंक में पड़ा रहे तो क्या फायदा उसका? सर फिर क्या करें? सेव्ड मनी को एंटर इनटू सर्कुलेशन, पैसे का घूमना जरूरी है, घूमना जरूरी है। एंड फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, तभी कैपिटल फॉर्मेशन की प्रोसेस आगे बढ़ पाएगी। तो जो दोस्त हमने एफडी कराई, जो दोस्त हमने सेविंग की, उस सेविंग के पैसे का सर्कुलेशन में, इकोनॉमी में घुसना जरूरी है, घूमना जरूरी है, तभी कैपिटल फॉर्मेशन की प्रोसेस बढ़ेगी। और इसके लिए एन इकोनॉमी शुड हैव एंटरप्रेन्योरियल क्लास। सर क्या मतलब? अरे छोड़ो यार, धंधा करने वाले लोग होने चाहिए, बिजनेस करने वालों की एक क्लास होनी चाहिए जो रिस्क लेने का मादा रखते हो। मादा होता है या जिगर होता है, पता नहीं, जो भी होता है, जो भी रखते हो, मतलब रखते हो, पर जो भी लोग धंधा करने का, रिस्क लेने का जिगरा रखते हो, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। जो हिम्मत रखते हो कि हाँ जी मैं धंधा करूंगा, मैं रिस्क लूंगा। तो इधर देखिएगा, विच इज प्रिपेयर्ड टू बियर द रिस्क ऑफ बिजनेस एंड इन्वेस्ट सेविंग्स इन प्रोडक्टिव एवेन्यूज सो एज टू क्रिएट न्यू कैपिटल एसेट्स। तो फिर उस पैसे का इन्वेस्ट होना जरूरी है, उन सेविंग्स का धंधे में घुसना जरूरी है, सो दैट और कैपिटल एसेट्स को बनाया जा सके। ओके अब समझे सर अब समझ गए सर एक एग्जांपल लिखवा दो। अरे यार बस ना, अरे नहीं सर प्लीज। ओके इतनी जिद कर रहे हो तो आ जाओ। फिर देखो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये किया, सर मैंने पैसा सेव किया, उस पैसे को बैंक में जमा भी किया, फिर उस पैसे को बैंक वालों ने ना, पता है सर, इन लोगों को बांटा। सर मैंने ना सर 1 लाख सेव किया, और मेरे जैसे ऐसे और 100 लोग थे जिन्होंने 1 लाख सेव किया। सर टोटल 100 लाख सेव हो गया सर, 1 करोड़ सेव हो गया। सर फिर ना ऐसे मतलब बैंक वालों ने इस पैसे का आगे लोन दे दिया सर। ठीक है सर, पता है लोन किस शख्स को मिला? इस शख्स को सर, ये लाल आदमी को लोन मिला सर। सर ये लाल आदमी ने ना बैंक को जाके ये बोला, सर 1 मिनट मैं देखता हूं बैंक को क्या बोला। इस लाल आदमी ने बैंक को जाके ये बोला, कहता बैंक मैं ऐसी एक मशीन बनानी चाहता हूं, जिस मशीन में मैं ऐसी एक मशीन बनानी चाहता हूं जिस मशीन के अंदर अगर हम अपने एग्रीकल्चरल मटेरियल को डालेंगे ना, इनपुट डालेंगे ना सर, तो उसमें से एग्रीकल्चर के रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। ये मशीन को अगर मैं बनाऊंगा ना सर, तो बहुत सारे किसानों का भला होगा। बैंक ने इस व्यक्ति को वो 1 करोड़ रुपए का लोन दे दिया। इस व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए से एक फैक्ट्री लगाई और उसमें ऐसी बहुत सारी मशीनें बनाई। अब इन मशीनों को हमारा देश यूज करेगा, हमारे किसान यूज करेंगे। तो समझिए इस बात को, एक पैसे की सेविंग हुई, उस पैसे की मोबिलाइजेशन हुई, उस पैसे की इन्वेस्टमेंट हुई, इन्वेस्टमेंट से और कैपिटल एसेट्स बनी हमारे देश के पास। आज ये मशीन भी बन के तैयार है। तो हमारे देश में जब इस टाइप से रियल कैपिटल इंक्रीज होगी, तब उसको बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। आई होप मैं समझाने में तुम्हें सक्षम रहा। एंड दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं अब जीवन में, आइएगा। तो दोस्त इसीलिए हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए धंधा जरूरी है, एंटरप्राइजेस जरूरी हैं, एंटरप्रेन्योर जरूरी हैं, एक वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जरूरी हैं जो धंधा करती हो। सर ये टॉपिक क्या है? ये टॉपिक देखो, एक एंटरप्राइज बनाने के ऑब्जेक्टिव, एक धंधा करने के ऑब्जेक्टिव, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने के ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं? एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव, सर पैसा कमाना। अरे नहीं नालायक, एंटरप्राइज बनाने का ऑब्जेक्टिव हमेशा पैसा कमाना नहीं होता। हाँ पैसा कमाना वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स होता है, पर हाँ पैसा कमाना ही एक ऑब्जेक्टिव नहीं होता, एकमात्र उद्देश्य पैसा कमाना कभी नहीं होता। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा,
जब मैंने ये अनक्रैम स्टार्ट किया था, मुझे इस बात का, देखो यार, हम लोग ऐसे पढ़ते रहते हैं, बहुत सारी मेहनत करते रहते हैं, पर हमारी एजुकेशन में ना आज भी वो दिक्कत है, जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं वो हम जाके करते नहीं हैं। पढ़ाया कुछ और जा रहा है, किया कुछ और जा रहा है। तो जब इस अनक्रैम को शुरुआत की गई थी, इस अनक्रैम की, तो भैया वहाँ पर मेरा एक ही मकसद था कि एजुकेशन को अफोर्डेबल, इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल बनाना है, जिससे ये लोगों के काम आ सके। इट्स नॉट लाइक कि भाई हम लोग रटवाते रहें क्लासेस में, लोगों के दिमाग चलने लगाने हैं, लोगों के दिमाग खुलें, रैंक आए ना आए भाड़ में गया, बहुत बैठे हैं रैंक दिलाने वाले। भैया बच्चे के मार्क्स 4 कम आ जाएंगे, पर उसका बुद्धि, उसका दिमाग चलना जरूरी है। और यहां पर ना धंधे में खुशी उस बात से नहीं मिलती जब कोई बच्चा फीस देता है। भैया वो हमें भी अपना घर चलाना है, हमें भी धंधा चलाना है, वो लेना पड़ता है। पर हाँ, एक बार ना ऐसे मतलब मैं एक मतलब यहाँ पर हमारे एक डीएवी कॉलेज है, मैं ऐसे डीएवी कॉलेज में ना कुछ स्टूडेंट से मिल रहा था। ऐसे उनको नहीं पता था कि मैं ही अनक्रैम में टीच करता हूँ, पर उन क्लास के पास, उस पूरी क्लास के पास, उस एक ग्रुप के पास, लगभग वो ग्रुप में आप ये मान के चलो उस दिन उनका एग्ज़ाम था, तो एग्ज़ाम से पहले वो लोग वहाँ पर ना ऐसे इकट्ठे होकर आपस में खड़े थे, इधर उधर घूम रहे थे, कुछ पढ़ रहे थे, कुछ एक दूसरे से पूछ रहे थे। तो वहाँ पर ना उन बच्चों ने, जब उनके बहुत सारे बच्चे जो मेरे से नहीं पढ़ के गए थे, उनके हाथों में ना अनक्रैम के नोट्स थे, और बहुत सारे बच्चे एक दूसरे से अनक्रैम के नोट्स शेयर कर रहे थे, वहाँ से पढ़ रहे थे। और उस दिन ना मतलब उस कॉलेज में उन बच्चों के हाथों में वो नोट्स देखकर मतलब वो एक खुशी का मोमेंट था कि हाँ जी, हमने कुछ ऐसा क्रिएट किया है जो लोगों को कम टाइम में ज़्यादा पढ़ाई करवा के उनको उनके एग्ज़ाम में भी सक्सेसफुल करवा रहा है। और भैया हमारे जब कोई बच्चा आके ये बोलता है ना कि सर जी मैंने ये सीखकर ये स्टार्टअप किया है, मैंने ये सीखकर ये अपनी लाइफ में बेटर किया है, तो वो होता है मज़े वाला काम। तो हर धंधा पैसे के लिए नहीं होता। एक सिंपल फंडा समझो, यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स। कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट करना है तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव इधर देखिएगा। एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, नेशनल ऑब्जेक्टिव। आगे सुन मेरी बात, तो इधर तो आ, आगे सुनना, थोड़ा बात को तू सुन, एक बार फिर से बोलेंगे। एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। आगे चल, दिस इज नेशनल ऑब्जेक्टिव। ओके, हियर वी गो, मेरी बात को सुनो। O for organic, E for economic, S for social, H for human, you know, N for national। सर ये याद करने, अरे नहीं ना यार, मैं तो वैसे ही मस्ती कर रहा हूँ, 2 मिनट तो रुको, तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एंटरप्राइज, एक बिजनेस को ये चाहिए होता है, चलो भाई जल्दी से बढ़ो आगे। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, उनको ये चाहिए होता है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करे और जिंदा रहे। धंधा शुरू करते टाइम ये नहीं कि पैसे छापने हैं, अरे नहीं भाई, ये होता है कि एक बार मार्केट में टिक जाएं, पैर जमा लें, सर्वाइवल एंड स्टे अलाइव, एंड आफ्टर दैट धीरे धीरे ग्रो और एक्सपैंड करेंगे। ऑर्गेनिक मीन्स ग्रोथ पर्सपेक्टिव, ग्रोथ ऑब्जेक्टिव। एक दिमाग में वो चल रहा है कि हमें डे बाय डे धीरे धीरे ग्रो करना है। पहले ऑफलाइन में अच्छा किया, अब ऑनलाइन में भी जान लगा देंगे, ऑनलाइन में भी धमाका करेंगे। तो ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव के अंदर ये बेसिक फंडा है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पहले टिकती है, खुद को ठीक करती है, एक बेस को स्ट्रॉन्ग करती है, फिर ग्रोथ और एक्सपेंशन की तरफ बढ़ती है। हम भी अब ऑनलाइन में आएंगे तो धमाका करेंगे जब भी आएंगे। तो ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव इज ग्रो करना, एक बेसिक सर्वाइवल एंड ग्रोथ। इकोनॉमिक, ये आ गया तुम्हारा पैहा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अकाउंटिंग वर्सेस इकोनॉमिक प्रॉफिट। इधर सुनो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना कि पैसा कमाना है यार, पैसा चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को फिर से ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। पर इधर सुनना, तुम्हें कुछ समझाना चाहूंगा यहां पर। देख भाई,
एक तो होते हैं अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट, एक होते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट। सर इसमें क्या फर्क है? अरे सुन तो सही, आ तो सही, खुद ही बताया ना, तो बताऊंगा तेरे को। देख, अगर मैं ये बोलूं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यहां पर हमने सेल्स लिखी, यहां पर हमने अदर इनकम्स लिखी, चलो अमाउंट ही लिख लेते हैं। लेट अस से दिस इज 10 लाख रुपीज, दिस इज 1 लाख रुपीज, दिस इज 10 लाख, 1 लाख, 11 लाख। आगे बढ़, जल्दी कर, इधर सुन। रेंट अपनी जेब से पे किया, रेंट अपनी जेब से पे किया, सैलरी अपनी जेब से पे की, इलेक्ट्रिसिटी का बिल अपनी जेब से पे किया, से फॉर एग्जांपल 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। समझ रहे हो बात को? मैंने परचेजेस अपनी जेब से नगद की, से फॉर एग्जांपल 4 लाख की। अरे सुनो ना भाई, मान लो मैंने प्रॉफिट कमाया, मान लो मैंने प्रॉफिट कमाया 4, 1 5, 1 6, 1 7, 11 में से 7 गए, 4 होते हैं, तो मैंने 4 लाख का प्रॉफिट कमाया। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट है, बचपन से करते आ रहे हो, क्या ही बात है, बचपन बीत गया ये करते करते तुम्हारा। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि मुझे सब कुछ सेम लिखना है, 10 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 4 लाख, रुक जाओ, ये मैंने डिट्टो लिखा, डिट्टो लिखा, सब कुछ सेम, रेंट सेम, सैलरी सेम, इलेक्ट्रिसिटी सेम, परचेज सेम, सेल और अदर इनकम। पर मैं यहां पर कुछ लिखना चाहता हूं, सर मैं इस धंधे पे, मैं इस दुकान पे खुद बैठता हूं, रोज बैठता हूं, और मैं खुद को सैलरी नहीं देता। सर अगर आप कहीं काम करो तो क्या आपको सैलरी मिलेगी वहां से? हाँ ऑब्वियसली यस। तो सर आप अपनी ना एक नोशनल सैलरी वैसे ही दिल से मान के कि अगर मैं सैलरी लेता तो मैं अपनी सैलरी कितनी लेता, मान लो सर 1 लाख। सर यहां पर ना आपने जो काम करने के लिए लड़का रखा है ना, वो लड़का रखा नहीं है, वो एक आपका भाई है जो आपकी हेल्प कर देता है, और वो भाई आपकी हेल्प करने के बदले में कोई पैसे नहीं ले रहा। सर अगर वो भाई आपकी हेल्प ना करता तो वो भाई कहीं और काम करके पैसे कमा सकता था, वो पैसे पर मान लो भाई 50,000 वो कमा लेता। सर जो आप ये प्रॉफिट निकालोगे ये है इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो भाई मेरे इतना सा समझाना था तेरे को, अकाउंटिंग प्रॉफिट जो ओनली हम, जिसमें ओनली एक्सप्लिसिट, अब घबरा मत जाना, ये मीनिंग समझाया जाएगा कॉस्ट वाले चैप्टर में, ठीक है? इसी के नेक्स्ट यूनिट आएगी एक थ्योरी ऑफ कॉस्ट, ये रही तुम्हारी, इसके बाद ही आ जाएगी वो, यहीं कहीं आएगी वो, ये रही थ्योरी ऑफ कॉस्ट, इसमें डिटेल में करवाया जाएगा। अभी के लिए बस सुन लो ओनली। सर मैंने कहा हाँ सर, फिर से बताओ, फिर से ओके। इसमें ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट आई तो ये है अकाउंटिंग प्रॉफिट, आई एम सो सॉरी, तो ये है ओनली अकाउंटिंग प्रॉफिट। पर इधर एक्सप्लिसिट के साथ साथ इंप्लिसिट कॉस्ट भी आई। इंप्लिसिट नाम है, एक बार के लिए नाम सुन लो बस, बाद में देखेंगे क्या करना है। ये है इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट 2 टाइप के हो सकते हैं, अकाउंटिंग एज वेल एज इकोनॉमिक प्रॉफिट। ये मैंने वैसे ही 2 टर्म्स बता दी, इसका कोई लेना देना नहीं था एज सच ऑब्जेक्टिव से, वैसे ही 2 टर्म्स समझा दी तुम्हें रफ भाषा में, ठीक है सर एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव फिर से बताओ सर। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव सर्वाइव करना, ग्रोथ करना। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना, आगे बढ़ो जल्दी करो। सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, अच्छी क्वालिटी का माल देना और उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। अच्छी क्वालिटी का सर माल भी देंगे और अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करेंगे सोसाइटी को, यह है सोशल ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव एक ऑर्गेनाइजेशन को होना चाहिए कि भैया फेयर डील टू द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को डेवलपमेंट, एम्प्लॉइज को ग्रोथ, एम्प्लॉइज को अच्छी सैलरी देना, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का धर्म है, एक एंटरप्राइज का ऑब्जेक्टिव है कि हमें अपने एम्प्लॉइज को, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को ग्रोथ देनी है। हमें खुद को ही नहीं उनको भी ग्रो करवाना है, क्योंकि अकेले चलोगे तो तेज चलोगे, पर साथ चलोगे तो दूर तक चलोगे। ये रतन टाटा अंकल जी ने, शायद उन्होंने कहा था, पक्का नहीं पता। तो हमें लोगों को साथ लेके चलना है। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑब्जेक्टिव, समाज को साथ लेके चलो। अच्छा बेचोगे तो सारी उम्र बेच पाओगे, गंदा बेचोगे तो एक बार बेच पाओगे। नेशनल ऑब्जेक्टिव, देश सबसे पहले है। पर आपने तो सिर्फ आखिरी में लिखा, आखिरी में पढ़ी चीजें आखिरी तक याद रहती हैं, तो इसीलिए ये आपको सबसे पहले याद आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। नेशनल ऑब्जेक्टिव,
तो नेशनल ऑब्जेक्टिव है हमें देश को सेल्फ रिलायंट बनाना है, देश को हमें डिपेंडेंट जो हमारा दूसरी कंट्रीज पर है उसको हमें खुद पर इंडिपेंडेंट करना है कि हम सब कुछ बना पाएंगे। अगर आज हमारा देश फोन्स के अंदर इस्तेमाल होने वाली चिप, वाह क्या टाइमिंग है, क्या टाइमिंग है, मैंने फोन उठाया और फोन आ गया, ऐसी की तैसी फोन की। हमारा देश जो है आज भी बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करता है, तो हमें अपने देश को वो देश बनाना है जो सब कुछ खुद बना सके, आत्मनिर्भर भारत। तो देश के अंदर एंटरप्राइज का एक ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि ये चीजें हम अपने ही देश में बनाएंगे, बाहर वाली नेशंस के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको हम अवॉइड करेंगे जितना हो सके। तो ये हर देश के अंदर एक एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमें खुद को ग्रोथ देनी है, खुद को सर्वाइवल देना है, खुद को स्टेबिलिटी देनी है। एंड आफ्टर दैट हमें देश के अंदर जो भी काम कर रहे हैं इकोनॉमी का ध्यान, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मींस प्रॉफिट कमाने हैं, और इसके साथ साथ सोसाइटी का ध्यान रखना है, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज का ध्यान रखना है, और इस देश की तरक्की, इस देश की आत्मनिर्भरता पर हम काम करेंगे जिससे हम सब कुछ खुद बना पाएं, और जितना हो सके हम बाहरी कंट्रियों के ऊपर बाहरली कंट्रीज के ऊपर डिपेंड ना रह सकें, और हम खुद का काम खुद करें, खुद की चीजें खुद बनाएं। तो ये हैं बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर एक एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव। पर बात सुनो, एक धंधा करने वाले को ये पता है, एक बिजनेस चलाने वाले को ये पता है कि दिक्कतें कभी खत्म नहीं होती। तो बिजनेस करते टाइम कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स हैं जो आ सकते हैं, सर जी ये टॉपिक याद करना है कि अरे नहीं ना भाई, जो याद करना है मैं खुद कराऊंगा, तुम बस सुनोगे ओनली, ये टॉपिक रटना नहीं है। कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ बिजनेस, सर कॉमन सेंस है, रीडिंग लेके प्लेन रीडिंग, ये टॉपिक प्लेन रीडिंग लेके छोड़ देंगे बस। कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ एंटरप्राइज मींस, सर जी जब धंधा करते हैं, जब बिजनेस करते हैं तो बहुत सी दिक्कतें आती हैं, ये उन दिक्कतों का नाम है दिक्कत के स्पेलिंग में दिक्कत आ गई। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये धंधा करते टाइम की दिक्कतें हैं, पढ़ो इसको। इवेंट सच एज इन्फ्लेशन, राइजिंग इंटरेस्ट रेट, अनफेवरेबल एक्सचेंज रेट। तो क्या ये बिजनेस के लिए एक संकट है, बिजनेस के लिए एक दुख है कि महंगाई हो रही है, बिजनेस कैसे करें, महंगाई हो रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज की फ्लक्चुएशन आ रही है, धंधा करने में दिक्कत आ रही है। हाँ सर नॉर्मल दिक्कतें, रोज लड़ना पड़ता है इन चीज़ों से, सिंपल है, पढ़ के छोड़ना बस बेसिक। Restrictions imposed by government on production or price etc. in the public interest। बहुत बार गवर्नमेंट बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है जिससे धंधा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वेरी सिंपल, बढ़ो आगे। लैक ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, कई बार धंधा करने का पता ही नहीं कि ये भी ऐसे भी हो सकता है, नहीं पता भाई। बहुत बार लोगों को, बहुत सारे धंधे ऐसे हैं जो बहुत छाप के दे सकते हैं, पर लोगों को नहीं पता कि इन धंधों के अंदर इस टाइप से देश को, इस टाइप से हम अपने आप को, इस टाइप से अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारे ऐसे धंधे, बहुत सारे ऐसे बिजनेस मॉडल्स हैं जो हमारी कंट्री के लोग बाहर वालों से सीखकर फिर उनको कॉपी करते हैं। उसमें गलत नहीं है कुछ भी, करते तो हैं कम से कम। पर बहुत सारी चीज़ें ऐसा क्यों होता है कि यूएस पहले बनाता है, हम बाद में। जो यूएस ने आज बनाया वो हमारे देश में 2-3 साल बाद आएगा, तब तक यूएस और आगे निकल जाएगा। हम लोगों के पास नॉलेज और इंफॉर्मेशन कई बार उस धंधे को करने की है ही नहीं, जिस वजह से हमारे धंधे में दिक्कतें आती हैं। कई बार जो धंधा कर रहे हैं उसकी भी डीप नॉलेज नहीं है। सुनो, देयर में भी इंफ्रास्ट्रक्चरल इनएडिक्वेसीज, हमारे पास वो संसाधन नहीं है, हमारे पास वो सारे का सारी सामग्री नहीं है जिससे हम उस लेवल के धंधे कर सकें। चेंजेस इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक कंडीशंस, थोड़ा सा प्लेन इसको पढ़ के छोड़ देंगे प्लीज़, इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये टॉपिक उस टाइप से पेपर के लिए रेलेवेंट नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगा छोड़ के जाना है, पढ़ के जाना है, पर ये कॉमन सेंस से होने वाला काम है यार, इसके ऊपर टाइम क्यों वेस्ट करना इतना। तो बिजनेस के अंदर कोई कंडीशन चेंज होगी, इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होगी, देश के अंदर थोड़ा गरीबी चल रही है, मंदी चल रही है, कोई मान लो कोई कोविड का टाइम आ गया था, रिसेशन आ गया, मान लो कुछ भी आ गया, बड़ी सिंपल बात है यार। प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ऑब्जेक्टिव, ये एक मेन मुद्दा है। बहुत सारे बिजनेस को यही नहीं पता कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं चाहता क्या हूँ करना। भाई जब तक वो क्लियर नहीं है तो धंधा कैसे आगे बढ़ेगा तुम्हारा। प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द लोकेशन एंड साइज ऑफ प्लांट, छोटा प्लांट लगाएं बड़ा प्लांट लगाएं, यही नहीं क्लियर हो पा रहा। प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजिंग द फिजिकल फैसिलिटीज, हमें कौन सी फैसिलिटीज पर काम करना है, फुली ऑटोमेटिक उठाएं,
हाफ ऑटोमेटिक एंड हाफ लेबर वाली उठाएं, फुली लेबर वाली उठाएं, मींस हमें कौन से प्रोजेक्ट की किस टाइप की फैसिलिटीज, किस टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, कैसा 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 प्लेटफॉर्म बिल्ड करें। आप लोग एक यूट्यूब पर सर्च करके देखना, आपको एक रेस्टोरेंट मिलेगा जिस रेस्टोरेंट के अंदर 100% खाना रोबोट्स रेडी करते हैं और उस खाने का टेस्ट हर बार सेम आता है। तो ये उस होटल वाले बंदे ने, रेस्टोरेंट वाले बंदे ने डिसीजन लिया कि मैं अपना जो रेस्टोरेंट है उसके अंदर ये टेक्नोलॉजी यूज़ करूंगा। तो ये फैसिलिटीज़ उसने सेलेक्ट की। सुनो अब आगे। प्रॉब्लम रिलेटिंग टू पैहा तो बड़ा दिक्कत है भाई। प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यही नहीं पता होता कौन सा डिसीजन कौन लेगा, कौन सा काम कौन करेगा, फाइनेंस कौन देखेगा, टेक्नोलॉजी कौन देखेगा। और ये दिक्कतें जो हैं ये एक धंधे की दिक्कतें हैं। लेकिन आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप अपनी ज़िंदगी में पहला धंधा अपना स्टार्ट करोगे एज अ स्टार्टअप, तो शुरू के कुछ टाइम तक आप खुद ही उसके स्वीपर हो, खुद ही उसके फाइनेंस वाले हो, खुद ही उसके एडवर्टाइजमेंट वाले हो, खुद ही आप सेल्स पर्सन हो, खुद ही आप प्रोक्योरमेंट वाले हो, खुद ही आप प्रोडक्शन वाले हो, खुद ही आप सब कुछ हो। शुरुआती दिनों में सब कुछ खुद देखना पड़ेगा दोस्त। बढ़ो आगे। प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द मार्केटिंग, प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस प्लेस। वो 4Ps नहीं तुम्हें पढ़ा +2 में यार। प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस, प्लेस। हम अपना प्रोडक्ट कौन सा रखें, उसकी प्रमोशन किस टाइप से करें, कौन सी प्लेसमेंट उसकी होनी चाहिए मार्केट में, क्या प्राइस किस रेट पर उसको मार्केट में लॉन्च करें, क्या सही प्राइस होना चाहिए उसके लिए। ये सिंपल बातें बेसिक सी। प्रॉब्लम रिलेटिंग टू, देखो यार, लीगल फॉर्मेलिटीज। कई बार कोई कानून की वजह से कोई पंगे पड़ सकते हैं, ठीक है। कोई ट्रेडमार्क का कोई इन्फ्रिंजमेंट आ गई उसकी, या मान लो हमने कोई भाई साहब कोई प्रोडक्ट बनाया था उसके अंदर कोई फसाई का रह गया 19-21 थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, तो कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ में थोड़ी बहुत झोल रह सकती है, उसकी दिक्कतें आ सकती हैं। तो बहुत सिंपल बात है यार। प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द इंडस्ट्रियल रिश्ते। इंडस्ट्री में हमारे उतने अच्छे रिश्ते नहीं थे जितने अच्छे रिश्ते किसी और के थे। हो सकता है देयर इज एंटरप्राइजेज जहां पर हमें इंडस्ट्री में ये दिक्कत आ जाए कि भैया हमें माल उस रेट पर मिल ही नहीं पाता जिस रेट पर बाकी लोगों को मिल पाता है। तो दिस इज वेरी सिंपल, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो आई होप आप लोगों को ये बातें समझ आई हैं। ये बहुत ही आसान टॉपिक थे। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा? आज की क्लास में सीखा कैपिटल फॉर्मेशन कैसे करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। तो सर जी सबसे पहले सेव करेंगे और सेव करेंगे, फिर मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग होगी, फिर इन्वेस्टमेंट होगी। एंड आफ्टर दैट सर हमने सीखा ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एंटरप्राइज के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एंड सर हम आपको बताना चाहेंगे एंटरप्राइज के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सर हैं कौन कौन से। एक तो पहला ऑर्गेनिक, दूसरा इकोनॉमिक, तीसरा सर सोशल, चौथा सर ह्यूमन, पांचवा देश नेशनल। सर जी ऑर्गेनिक में सरवाइव करना है, खुद को स्टेबल करना है, फिर ग्रो करना है और एक्सपैंड करना है। तीसरा, दूसरा, चौथा जो भी है सर वही बोलो। इकोनॉमिक में प्रॉफिटेबिलिटी। सर ह्यूमन में सर हमें अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखना है, उनको ग्रोथ देनी है, उनको डेवलपमेंट देनी है। सर हमें सोसाइटी को अच्छे प्रोडक्ट देने हैं, अच्छी क्वालिटी देनी है, सोसाइटी के अंदर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है। सर मैंने कहा हाँ सर हमें देश के अंदर देश को आत्मनिर्भर बनाना है, हमें देश को सेल्फ रिलायंट बनाना है, जिससे हम अपने देश के अंदर सब कुछ बना सकें और हमें बाहरी मुल्कों पर डिपेंड ना रहना पड़े। सर मैंने कहा हाँ सर दिक्कतें आती हैं, हाँ सर दिक्कतें बहुत आती हैं। कोई नॉलेज नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है, फाइनेंस की दिक्कत है, इंडस्ट्रियल रिलेशन की दिक्कत है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ की दिक्कत है। तो दिक्कतें ही दिक्कतें हैं धंधे में। तो क्या ही आफत आ रही है, पढ़ लेंगे एक बार रफली है डन। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर यहां तक 100% क्लियर हो गया होगा। अभी तक हमारे 3 लेक्चर गए हैं इस चैप्टर के, और तीनों लेक्चर्स में ये चैप्टर की हमने ऑलमोस्ट यहां तक धज्जियां उड़ा दी हैं। एंड नेक्स्ट क्लास जो हमारी जाने वाली है वो होगी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास इन दिस चैप्टर टिल द डेट। इस नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के अंदर ये प्रोडक्शन का फंक्शन करेंगे। एक यहां पर खाली जगह दे रखी है तुम लोगों को, यहां पर हम फोटो ड्रॉ करेंगे। तो ये क्लास होने वाली है नेक्स्ट क्लास, बहुत ही भयंकर क्लास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज रियल लाइफ। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अब हम लोग। टिल द टाइम रिवीजन करते रहना, अच्छे से पढ़ते रहना, नोट्स तुम्हें ऑलरेडी मिल रखे हैं, बहुत अच्छे से मेहनत करो, आगे बढ़ो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। बोलो जय माता दी, जय अनुक्रम। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी। ओके।